प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के दिन आप लोग, कल तो पेपर देने जाना है, तो आज के दिन आप लोग भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्रों को देख लीजिए जो बहुत ही कन्फ्यूजन करते हैं। और इन सभी सूत्रों को हम एक पेज पे जो है लेके आए हैं अलग अलग करके। तो इसको जो है आप लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के जो भी सूत्र हैं उनको देख लीजिए आप लोग, और फिर जो है विद्युत के जो भी सूत्र हैं उसको देख लीजिए फटाफट, और विज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं फटाफट देख लीजिए। सूत्र तैयार रहेगा तो आप लोगों को प्रैक्टिस होगा तो सवाल आराम से कर जाएंगे। ठीक है, भूलता है तो केवल सूत्र भूलता है। तो यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर हम लोग का यहाँ से भौतिक विज्ञान से प्रकाश से ले रहे हैं सूत्र। तो पहला जो है सूत्र है कि आई बराबर आर की होता है, यानी कि जो आपतित किरण है परावर्तित किरण के बराबर होती है, ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, एफ बराबर होता है आर अपान 2, यानी कि फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है त्रिज्या बटे 2 होता है। ठीक है, या त्रिज्या जो है क्या होता है, किसी भी दर्पण का जो त्रिज्या वक्रता त्रिज्या है वह जो है फोकस दूरी के दोगुना होता है, और फोकस दूरी क्या होता है तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। याद रखिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, वक्रता त्रिज्या फोकस का दोगुना होगा। यानी कि वक्रता त्रिज्या अगर 5 दिया गया है तो फोकस पूछा जाएगा तो फोकस आधा कर देंगे, और अगर वक्रता त्रिज्या 10 दिया है और फोकस पूछेगा थी वक्रता त्रिज्या 10 दिया है तो फोकस हो जाएगा आधा। फोकस अगर 5 दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दुगना, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब दर्पण सूत्र में यहाँ पे देख लीजिए 1/f बराबर 1/v धन 1/u होता है। और लेंस सूत्र में देख लीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में क्या है, दर्पण सूत्र में प्लस में है और ये लेंस सूत्र में माइनस है। सभी ये v का मान u का मान अवतल लेंस और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी के हिसाब से रखेंगे हम लोग सवालों में। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है। यहाँ देखें तो अवतल लेंस का फोकस भी ऋणात्मक होता है, यानी कि अवतल दर्पण में भी फोकस ऋणात्मक है, अवतल लेंस का भी फोकस ऋणात्मक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक है, उत्तल दर्पण का भी फोकस धनात्मक है। याद रखिएगा उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। ठीक है, दर्पण के सामने यदि प्रतिबिंब बनता है तो भी का मान, अब इसमें देखिए दर्पण, अब भाई देखिए वस्तु का जो दूरी होता है, वस्तु का लेंस से दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी u का मान हमेशा ऋणात्मक इसमें भी है और इसमें भी u का मान ऋणात्मक है। ठीक है, हमेशा जिधर वस्तु रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका दर्पण है और इधर वस्तु हमेशा रखा जाता है, तो इधर जो भी चिन्ह होता है वह इधर जो है चिन्ह होता है ऋणात्मक, और इसके इधर जो चिन्ह होता है धनात्मक होता है। ठीक है, इस और ऐसे देखा जाए तो ऊपर वाला चिन्ह धनात्मक होता है, नीचे वाला ऋणात्मक होता है। तो हमेशा जो है दर्पण के सामने ही वस्तु को रखा जाता है, तो इसलिए ये चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, सबके लिए इसका मान u ऋणात्मक लिया जाता है सवालों में। ठीक है, ये देगा नहीं आपको अपने मन से, अगर कहेगा कि अवतल है तो अवतल दर्पण है तो इसका फोकस आप लोग अपने आप से ऋणात्मक लीजिएगा, u का मान ऋणात्मक लीजिएगा, और यहाँ पे v का मान अपने आप आता है, या जो है अगर v का मान दे रहा है तो बताएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है क्या दर्पण के सामने बना है। तो यदि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो v का मान ऋणात्मक होगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण का पीछे का मतलब कि अगर इधर प्रतिबिंब बनता है तो v का मान धनात्मक होगा, अगर इधर प्रतिबिंब बनता है तो v का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में भी फोकस धनात्मक होगा, u का मान हमेशा ऋणात्मक, v का मान धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में भी हमेशा धनात्मक आएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होता है और प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और इसमें देखिए अवतल लेंस उत्तल लेंस में, तो अवतल लेंस का जो f है ऋणात्मक होगा, u भी और v भी सब ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस में देखा जाए तो f धनात्मक होगा, u ऋणात्मक होगा, और v जो है धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, यदि दर्पण के पीछे इधर प्रतिबिंब बनता है, लेंस के इधर प्रतिबिंब बनता है, वह धनात्मक होगा, इधर बनेगा तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर i अपान होता है। i क्या होता है, तो ये
प्रतिबिंब है और ओ क्या है, तो ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है। तो वस्तु प्रतिबिंब बटा वस्तु, तो आवर्धन निकाल सकते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये जो है क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई से भी आवर्धन निकाला जा सकता है, या v और u का मान ज्ञात हो तो हम लोग यहाँ से भी आवर्धन निकाल सकते हैं। ठीक है, तीन सूत्र हैं, तीनों मैंने आई अपन ओ का जो है एच आई बटे एच ओ से तुलना करके निकाल सकते हैं, या एच आई ओ दिया है v और u इसमें से कोई एक गायब है तो आराम से इससे तुलना करके भी हम लोग निकाल सकते हैं v या u। अब इसमें देख लीजिए दर्पण में आवर्धन ये वाला माइनस होता है और लेंस में आवर्धन धनात्मक होता है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये तो सब धनात्मक है लेकिन यहाँ पे इसमें प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है। तो लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100/f होता है, कब, जब f सेंटीमीटर में हो। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए 100/f का सूत्र का प्रयोग करेंगे यदि f सेंटीमीटर में है तो, यदि f मीटर में है तो 1/f जो है इसका जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और डायोप्टर, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यदि p लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया है तो अगर हम लोग को f का मान निकालना है तो 100 अगर f करते हैं तो 100/f करते हैं तो इस सेंटीमीटर में निकल के आएगा f का मान। ठीक है, मैंने सेंटीमीटर में निकल के आएगा। और वही जो है 1/f यानी कि 1/2 करेंगे डायोप्टर तो मीटर में करेंगे तो ये f का मान जो है मीटर में निकल के आएगा, 1/f में मान रखेंगे तो। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये है कि यदि p का मान 2 डायोप्टर है तो यहाँ पे p का मान 2 भरेंगे तो f जो है बराबर 1/2 हो जाएगा, आप भाग देंगे तो ये मीटर में आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आवर्धन देख लिए। अब अपवर्तनांक n बराबर c/v होता है। इस पे वो जरूर सवाल पूछता है, c/v पे प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, पर सवाल एगो जरूर पूछेगा, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा माध्यम 2 से माध्यम 1 का अपवर्तनांक SI/SR होता है, या इसमें 2n1 बराबर s sin c भी होता है। अब इसमें देखिए इसमें ANL बराबर 1/sin c भी होता है। A के सापेक्ष L का अपवर्तनांक 1/sin c होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद से अपवर्तनांक किस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म से संबंधित सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं। तो साइन ब्रैकेट में A धन डेल्टा m बटा 2 बटे में साइन A/2 होता है अपवर्तनांक के लिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में, प्रकाश वाले चैप्टर में इतना सूत्र है, इन सूत्रों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग अगला चैप्टर लेते हैं विद्युत। विद्युत में देखिए क्या क्या सूत्र है, इनका अवश्य से रिवीजन कर लीजिए। देखिए आवेश बराबर Q, यानी कि आवेश होता है Q, और Q बराबर N/E होता है, जहाँ N क्या है, तो N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E क्या है, तो आवेश है। ठीक है, ये क्या है, E जो है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है ये है। ठीक है, और ये जो है आवेशों की संख्या ये बता रहा है। ठीक है, और ये जो है क्या है, आवेश है। Q को जो है किससे दर्शाते हैं, आवेश को, N को इलेक्ट्रॉन से, E बराबर इतना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर धारा बराबर Q/T होता है, धारा का मतलब Q/T। अब यहीं से हम लोग Q का मान भी निकाल सकते हैं, तो Q बराबर इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो IT भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया है कि धारा बराबर I होता है, Q आवेश होता है, T समय होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे है विभवांतर। विभवांतर का मतलब विभवांतर या विद्युत विभव कहिए या विभवांतर कहिए, तो विभवांतर V बराबर W/Q होता है, यानी कि V, W और Q आए तो ये वाला सूत्र हम लोग लगा सकते हैं दिया हो तो। ठीक है, या W बराबर, यहीं से हम लोग W बराबर निकाल सकते हैं, तो Q का इधर गुणा करा देंगे तो W बराबर हो जाएगा VQ। ठीक है, यहाँ से हम लोग V निकाल सकते हैं, Q निकाल सकते हैं, W भी निकाल सकते हैं। W बराबर जो है क्या हो जाएगा, तो W बराबर जो है VQ हो जाएगा। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा, तो W/V हो जाएगा। ठीक है, अब ओम का नियम ये याद रखिएगा कि V अनुक्रमपाती क्या होता है, I/R के होता है। ओम के नियम के अनुसार R जो है बराबर क्या होता है, तो V/I होता है।
विभवांतर का मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। ये बहुविकल्पीय में पूछ देता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि तार की लंबाई होता है, यानी कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। माना प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है तार की लंबाई के, और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, ये व्युत्क्रम, ये है रो। रो बराबर होता है आर इंटू ए बटे में एल। ये क्या है तो क्षेत्रफल है, तार की मोटाई है एल, तार की लंबाई है आर, प्रतिरोध है। अब है रो इसको कब पढ़ते हैं रो, और रो बराबर होता है रो का जो है मात्रक है ओम मीटर या ओम सेमी, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद से मैंने आर ए और एल में ये संबंध हो गया रो बराबर। ठीक है, अब इसके बाद से श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध आर बराबर R1 धन R2 होता है श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है तो 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 होता है। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया समांतर क्रम का। इसके बाद से हम लोग देखते हैं W बराबर VIT, और W का मात्रक कार्य का मात्रक जूल होता है। V विभवांतर हो गया, I धारा हो गया, समय T हो गया। ठीक है, या W बराबर V इंटू क्यू भी होता है, V इंटू क्यू भी होता है। W बराबर VIT भी होता है, W बराबर VI स्क्वायर RT भी होता है। इन सभी सूत्रों को आप मेन सूत्र यही है और यहीं से सभी का सूत्र ये बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद से जो इसका हाल है वही हाल H से भी है। देखिए उष्मा जो है क्या होता है धारा के वर्ग के अनुक्रमपाती होता है, ये भी याद रखिएगा, बहुविकल्पीय में पूछ देता है। उष्मा धारा वर्ग के अनुक्रमपाती होता है। उष्मा जो है प्रतिरोध के अनुक्रमपाती होता है। उष्मा समय के अनुक्रमपाती होता है। उष्मा बराबर भी जो W का सूत्र है वही H के बराबर भी सूत्र होता है। H बराबर I स्क्वायर RT भी होता है, VIT भी होता है, V स्क्वायर T/R भी होता है। विद्युत सामर्थ्य की गणना करना हो, विद्युत सामर्थ्य P बराबर W/T होता है। विद्युत सामर्थ्य P बराबर VIT/T यानी कि VI भी होता है। विद्युत सामर्थ्य P बराबर VI भी होता है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक जो है वाट होता है। विद्युत सामर्थ्य का जो है दूसरा सूत्र V स्क्वायर R भी होता है और I स्क्वायर R भी होता है। ठीक है, तो ये थे आपके विद्युत के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं। सभी सूत्रों को आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। इस पे जो है सवाल पूछ देता है और इस सूत्र को याद रखेंगे तो सवाल आराम से हल हो जाएगा। अब इसके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में देखिए तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर IBL साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए F जो है क्या है बल है, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, I क्या है धारा है, L क्या है चालक तार की लंबाई है। अब यहाँ पे देखिए F अनुक्रमपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र के, धारा के, L के, साइन थीटा के, यानी कि थीटा का मान बढ़ने पर जो बल जो है बढ़ेगा, थीटा का मान घटने पर बल घटेगा। ठीक है, अब फिर B बराबर F/IL भी होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देख लीजिए, तो चुंबकीय देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पे देखिए बल का मात्रक न्यूटन होगा और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों पर बल, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों पर बल F बराबर QVB साइन थीटा होता है। अब चुंबकीय यहाँ पे त्वरण निकालना हो तो F/m से जो है त्वरण भी निकाल सकते हैं। फाई बराबर BA cos थीटा होता है। ठीक है, फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई बराबर BA cos थीटा होता है। तो ठीक है, तो इतना सूत्र आप लोग याद रखिएगा और आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं फंसेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र थे, इनको बार बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए और व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा और PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।